बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप? अच्छा जी। हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के सेकंड लेक्चर के अंदर बहुत ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना है और इसमें से एमसीक्यूज या लास्ट टाइम तो एक नंबर का ही इसमें से एमसीक्यूज आ भी गया था। ठीक है, तो सीखना हमने क्या है कि एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी का मेजरमेंट बेस। क्या सीखना है हमने? मेजरमेंट बेस ऑफ मेजरमेंट बेस ऑफ assets and liability। पहले हम मेजरमेंट बेस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी को सीखते हैं, फिर हम सीखेंगे मेजरमेंट बेस ऑफ इक्विटी। तो एक बात याद रखनी है, जो मेजरमेंट बेस है ना, वो सिर्फ एसेट का, लायबिलिटी का और इक्विटी का होता है, वो इनकम और एक्सपेंस का नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम मेजरमेंट बेस की बात करें तो मेजरमेंट बेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि हम अपने एसेट्स और लायबिलिटी को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखेंगे, और दूसरा होता है करंट वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट वैल्यू। ठीक है, अब करंट वैल्यू फर्दर तीन टाइप का होता है। मोस्टली ये तीन टाइप्स देखी जाती हैं। पहली फेयर वैल्यू, दूसरा वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज, या इसे लायबिलिटी के तौर पे फुलफिलमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। फुलफिलमेंट कॉस्ट। और तीसरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट या करंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट या करंट कॉस्ट। ये करंट वैल्यू की फर्दर तीन कैटेगरीज हैं। फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज या फुलफिलमेंट कॉस्ट, फुलफिलमेंट वैल्यू, या रिप्लेसमेंट या करंट कॉस्ट। ठीक है, ये करंट वैल्यू की फर्दर टाइप्स, मतलब हमने अपने एसेट्स या लायबिलिटी को किस वैल्यू पे लिखना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। तो ये दो वैल्यू है, या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखते हैं या करंट वैल्यू पे। और हम जो लिखते हैं, जो नॉर्मल हम अपना पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है। हमने कभी करंट वैल्यू पे कम ही लिखा है। हाँ, रिलेशन मॉडल में हम फेयर वैल्यू पे लिखते होते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिकली है क्या? हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है कि भाई आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अगर आप एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो जिस वैल्यू पे आपने एसेट एक्वायर किया, जिस वैल्यू पे आपने एसेट अपना एक्वायर किया, प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट में जब हमने अपने एसेट को लिखना होता है, जितने का हमने खरीदा था प्लस उस पे जो जो खर्चे आए थे खरीदते वक्त। और जो हम लिखते हैं ना, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट ही होता है भाई। लायबिलिटी को किस वैल्यू पे लिखेंगे? कहता है जितना लोन आपने लिया, जितनी वैल्यू की आपने लायबिलिटी टेक ओवर की, उसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो जितनी वैल्यू आपने, जितनी अमाउंट या लायबिलिटी आपने ऑब्टेन की, जितने पैसे लिए वो हम अपनी लायबिलिटी लिख देंगे, और जितने का एसेट खरीदा प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और लायबिलिटी में से माइनस करते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये याद रखें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करते हैं। इसका मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है?
यानी माइनस क्यों करते हैं? देखिए मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख का, और 10 लाख में से उसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई या उसको अरेंज करने का जो खर्चा आ गया वो आ गया जी 50 लाख। तो आप वो कहते हैं जी आपने लाइबिलिटी जो लिखनी है ना, तो जितनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो माइनस करके फिर बाकी की अमाउंट लाइबिलिटी में लिखी। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है कि आपने अपना एसेट कितने पे खरीदा था और आपने अपनी लाइबिलिटी कितनी ली थी, अपन लोन कितना लिया था या कोई उधार कितनी ली थी। ये है इसकी डेफिनेशन हिस्टोरिकल कॉस्ट की। नेक्स्ट नंबर 2, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट इग्नोर कर देते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इग्नोर कर देते हैं एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। मतलब अगर कोई डिस्पोजल के वक्त कॉस्ट बताई हुई है तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में कवर नहीं होगा, वो एसेट की कॉस्ट में प्लस माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, एसेट की कॉस्ट में या लायबिलिटी में ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस माइनस करेंगे जब हमने लोन लिया या एसेट खरीदा। ठीक होगी बात, हमने जब एसेट बेचेंगे या लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे तब अगर कोई खर्चा आएगा तो वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। ये बात याद रखेगी। पहली बात डेफिनेशन, दूसरी बात ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। एक्विजिशन वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंसीडर करनी है और जो डिस्पोजल के वक्त ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको कंसीडर नहीं कर। तीसरे नंबर पे बात, ये दूसरी बात थी, वो कहते हैं ये हमेशा एंट्री वैल्यू पे लिखते हैं। अब ये पेपर में कल लास्ट में सवाल आया था एंट्री वैल्यू और एग्जिट वैल्यू। एंट्री वैल्यू का मतलब होता है कि हमने जब एसेट रिकॉर्ड करना है, जब खरीदा था उस दिन की वैल्यू पे एंटर करना है। एंट्री का मतलब ये होता है खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक वैल्यू होती है एग्जिट वैल्यू, वो होता है बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंट्री वैल्यू खरीदते वक्त को वैल्यू लिखना और एग्जिट वैल्यू बेचते वक्त। तो मेरे भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट में तीन बातें, एसेट लायबिलिटी को किस वैल्यू पे लिखना है, एसेट जितने का खरीदा था प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लायबिलिटी जितना लायबिलिटी रेज की माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसमें एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इग्नोर कर देना है, और लास्ट वन इग्नोर करने से मुराद ये है कि एसेट की कॉस्ट में प्लस माइनस नहीं करना, वैसे तो उसकी जो ट्रीटमेंट होगा वो तो करेंगे। और इसकी एंट्री वैल्यू पे लिखा जाता है, मतलब जब ये एंटर करते हैं उसी वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, एग्जिट वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता। ये है हिस्टोरिकल कॉस्ट। गॉट इट, तीन बातें। फिर उसके बाद लेते हैं फेयर वैल्यू। करंट वैल्यू में सबसे पहले फेयर वैल्यू, कहते हैं भाई जो मार्केट में वैल्यू चल रही है उसी पे लिख लो। जो मार्केट में अगर आपसे ये कह दिया जाए कि फेयर वैल्यू पे लिखे, तो कहता है मार्केट वैल्यू पे लिखे। नंबर वन, और वो वाली मार्केट वैल्यू के जो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन हो, मतलब फेयर वैल्यू, और जो फेयर वैल्यू की डेफिनेशन आगे लिखना चाहते हो तो लिखो। मतलब इसमें कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड ऑप्शन नहीं करना, खरीदा था जिस पे उस पे भी नहीं लिखना, आज उसकी क्या वैल्यू है उस वैल्यू पे लिख दो, आज जो उसकी वैल्यू है उस वैल्यू पे लिख दो। हाँ, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट इग्नोर करते हैं। मतलब इग्नोर करने से मुराद है एसेट की कॉस्ट में प्लस माइनस नहीं करना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्वायर के टाइम पर भी नहीं लिखते एंड डिस्पोजल वाली भी नहीं लिखते, दोनों इग्नोर कर देते। ना एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन लेते हैं, ना एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल लेते हैं। तीसरे नंबर पर ये इट इज एग्जिट वैल्यू, ये एंट्री वैल्यू नहीं होती, ये एग्जिट वैल्यू होती है। अब एग्जिट वैल्यू का क्या मतलब, जो फेयर वैल्यू है कि हमारा मार्केट में एसेट कितने का सेल हो रहा है, हमारा एसेट की मार्केट में क्या सेल प्राइस है। तो फेयर वैल्यू को एग्जिट वैल्यू पे लेते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट को एंट्री वैल्यू पे लेते हैं।
हिस्टोरिकल कॉस्ट में एक्विजिशन वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेते हैं, डिस्पोजल वाली नहीं लेते। फेयर वैल्यू में कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लेते, गिवन भी हो तो इग्नोर करते। गॉट इट? आगे चलते हैं, वैल्यू एंड यूज। वैल्यू एंड यूज का मतलब क्या है? वैल्यू एंड यूज का मतलब ये है कि आपने किस वैल्यू पे लिखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश जनरेटेड फ्रॉम एसेट या टू फॉर फुलफिलमेंट ऑफ लायबिलिटी, जनरेटेड फ्रॉम एसेट या फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कॉस्ट या लायबिलिटी। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वैल्यू यूज क्या होता है आपको पता है? ये बिल्कुल वही डेफिनेशन लिख दो जो इम्पेयरमेंट लॉस में पड़ी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, नंबर 1। नंबर 2, ट्रांजैक्शन एक्विजिशन ट्रांजैक्शन इग्नोर कर देना। एक्विजिशन करते वक्त अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई है तो इसमें इग्नोर कर दें, और डिस्पोजल करते वक्त ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंसीडर करेंगे, वो हमारा आउटफ्लो हो जाएगा, कंसीडर करेंगे, शामिल करेंगे। और ये एंट्री वैल्यू पे होगा या एग्जिट वैल्यू पे होगा, जरा फोकस करके बताना। वैल्यू एंड यूज, एग्जिट वैल्यू या एंट्री वैल्यू, जल्दी बताया जरा। एग्जिट वैल्यू या, हाँ जी, पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या था? हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या था? हाँ जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट में था एंट्री वैल्यू। फेयर वैल्यू में क्या होगा? एग्जिट वैल्यू। और वैल्यू यूज में भी होगा एग्जिट वैल्यू। इसमें भी 3 बातें हैं जी। डेफिनेशन क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम द एसेट या फॉर फुलफिलमेंट ऑफ लायबिलिटी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कौन सी लेनी है? एक्विजिशन वाली ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन इग्नोर करनी है, और एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल कंसीडर करनी है। और फिर उसके बाद जो एंड पे वैल्यू कौन सी होती है, वो एग्जिट वैल्यू, मतलब इसकी सेल वैल्यू कंसीडर हो रही होती है, ना कि परचेज वैल्यू कंसीडर होती है। ठीक होगी बात? लास्ट वन इज वैल्यू यूज के बाद करंट कॉस्ट। ये करंट वैल्यू नहीं, करंट कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अच्छा, ये ख्याल रखना, अगर वो करंट वैल्यू पूछे तो तीनों बताना है। करंट वैल्यू पूछे तो फेयर वैल्यू भी बताएंगे, वैल्यू यूज भी बताएंगे, और करंट कॉस्ट भी बताएंगे। और अगर वो करंट कॉस्ट पूछे तो सिर्फ करंट कॉस्ट बताएंगे। ठीक होगी बात? करंट कॉस्ट है क्या? करंट कॉस्ट का मतलब है हमारे जैसा एसेट आज मार्केट में कितने का मिल रहा है, हमारे जैसा। अच्छा, आप कहेंगे सर फेयर वैल्यू और करंट कॉस्ट में फर्क क्या है? देखें, फेयर वैल्यू का मतलब ये है, मेरे पास सपोज एक बाइक है, सपोज कर रहे हैं, और मैं उस बाइक की, जो मेरे पास बाइक है, आज कीमत लगाना चाहता हूं, जाकर मार्केट से चेक करना चाहता हूं, तो वो कहेगा जनाब ये बाइक आपकी बिक जाएगी 50,000। ये इसकी फेयर वैल्यू। ये क्या है? ये इसकी फेयर वैल्यू। जो मैंने बाइक खरीदी आज, न्यू बाइक, वही वाली जो मैंने खरीदी, आज वो नई बाइक कितने की मिल रही है? वो मिल रही है जनाब 80,000। ये इसकी करंट कॉस्ट है। तो समझ आई करंट कॉस्ट और फेयर वैल्यू में फर्क? मेरी बाइक की कीमत में उसी हालत में मार्केट में क्या है, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू। मेरी वाली बाइक अगर आज नई खरीदें तो कितने की मिलेगी, वो उसकी करंट कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी, मतलब ये बेच के नई खरीदेंगे तो कितने की मिलेगी। ठीक है? तो हमारे जैसे नई, एक तो वो नई में जो करंट कॉस्ट क्या है कि अगर आज हम खरीदेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी वो करंट कॉस्ट होगी। नंबर 2, इसमें एक्विजिशन वाली
एक्विजिशन वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेंगे, बिल्कुल हिस्टोरिकल कॉस्ट की तरह। एक्विजिशन ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस माइनस करेंगे, मतलब एसेट है तो प्लस, लायबिलिटी है तो माइनस। बट डिस्पोजल वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट इग्नोर करेंगे। और क्योंकि ये भी खरीदने की बात हो रही है, तो ये भी किस पे वैल्यू पे आएगा, एंट्री वैल्यू पे आएगा। खत्म हो गया जनाब आज का असली काम आपका। बस एक दफा दोहराए, एक दो तीन चार पांच दफा दोहरा लेते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है कि हम अपना एसेट किस पे मेजर करें, जितने का खरीदा प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लायबिलिटी, जितने की लायबिलिटी रेज की माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्विजिशन वाली इंक्लूड कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल इग्नोर कर। अगली बात, ये एंट्री वैल्यू पे होता है, एग्जिट वैल्यू पे नहीं होता, क्योंकि ये खरीदने की बात हो रही है। फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू उसकी, दोनों कॉस्ट इग्नोर कर देनी है, एक्विजिशन वाले दिन भी और डिस्पोजल वाली कॉस्ट भी इग्नोर कर देनी है। ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं करना, याद रखें। और इसमें जो वैल्यू लेनी है वो एग्जिट वैल्यू लेनी है। फिर वैल्यू यूज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, इनफ्लो या आउटफ्लो, एसेट है तो इनफ्लो और लायबिलिटी है तो आउटफ्लो। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कौन सी लेनी है, एक्विजिशन वाली इग्नोर करनी है और सिर्फ डिस्पोजल वाली लेनी है। और ये कौन सी वैल्यू है, एग्जिट वैल्यू। लास्ट वन इज करंट कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जितने का हमें नया एसेट खरीदने को मिलेगा रिप्लेस करते वक्त। ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेनी है एक्विजिशन वाली और डिस्पोजल वाली इग्नोर कर देनी है। एंड लास्ट वन इज एंट्री वैल्यू लेनी है, इसकी एग्जिट वैल्यू नहीं लेनी। मैंने एक छोटी सी समरी बनाई है, वो भी बता देता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, पहले ये देख लें। हिस्टोरिकल कॉस्ट में कंसिडरेशन पेड टू एक्वायर या क्रिएट द एसेट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये हो गया एसेट की बात। कंसिडरेशन रिसीव्ड, लोन लिया जो आपने, टू इनकर्ड या टेकन द लायबिलिटी माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पहली बात। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल आर नॉट रेलिवेंट, दूसरी बात। इट इज एन एंट्री वैल्यू, तीसरी बात। डन। फेयर वैल्यू में, फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट या पे टू ट्रांसफर द लायबिलिटी इन एन ऑर्डर। वो जो आगे फेयर वैल्यू की डेफिनेशन हमने पीआरसी में पढ़ी थी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट, एक्विजिशन वाली भी और डिस्पोजल वाली, और इट इज एन एग्जिट वैल्यू। वैल्यू इन यूज इन आर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, आगे बस डेफिनेशन लिखी हुई है। या फुलफिलमेंट वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्विजिशन नॉट रेलिवेंट, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ disposal are included in the calculation, it is an exit value. Done. Current cost या replacement cost, the current cost is the cost of an equivalent asset at the time of measurement। मतलब equivalent asset का मतलब है हमारे जैसा asset जो अगर हम खरीदने जाएं तो कितने का मिलेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल नॉट रेलिवेंट, और दूसरी रेलिवेंट होती है प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट और माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और ये भी एक एंट्री वैल्यू पे होता है। एक और समरी भी बनाई है मैं, अगर आप यहां पर देख लें जनाब, हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेजरमेंट, टाइप ऑफ मेजरमेंट हिस्टोरिकल कॉस्ट है। कंसिडरेशन पेड टू एक्वायर द एसेट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस लायबिलिटी के लिए, एक्विजिशन वाली इंक्लूड करनी है, डिस्पोजल वाली नॉट रेलिवेंट, और ये एक एंट्री वैल्यू। फेयर वैल्यू करंट वैल्यू की डेफिनेशन में आता है, एक्विजिशन वाली भी नॉट रेलिवेंट है और डिस्पोजल वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नॉट रेलिवेंट है, और ये एक एग्जिट वैल्यू है। फिर वैल्यू इन यूज, करंट वैल्यू का डेफिनेशन में आता है, एक्विजिशन वाली करंट कॉस्ट, सॉरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है, डिस्पोजल वाली है और एग्जिट वैल्यू। करंट कॉस्ट एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस नॉट रेलिवेंट और एंट्री वैल्यू, याद रहेगा। एक सवाल इसका करवाता हूं मैं आपको और फिर ये खत्म हो जाए। एक सवाल पढ़ते हैं, और अच्छा सवाल पूछी था किसी, अच्छा ये भी बता देता हूं, मेजरमेंट ऑफ इक्विटी
नॉट measured डायरेक्टली, इट ऑलवेज measure टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, बस खत्म हो गया। इक्विटी को कैसे मेजर करते हैं? वो कहते हैं कि इक्विटी डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकता, इक्विटी डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकता। ये कैसे मेजर होता है? ये हमेशा टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। गॉट इट? चलिए जी सवाल पे आए। A deal limited owns a machine which produced 2 years ago। अच्छा मैंने ना इस क्वेश्चन के अंदर सारी कैलकुलेशन लिखी हुई है, पेपर में ऐसा नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट सीख लेना बस, ठीक है। और जिस दिन वो कहे कि इस दिन मैयर करके दिखाओ, तो उस दिन की मैयरमेंट आपने करके दे देनी, ठीक है। सवाल क्या आपको आता है? परेशान ना, अभी करेंगे तो आपको समय लग जाएगी। A deal limited owns a machine which is purchased 2 years ago for rupees 200,000. The accumulated depreciation of the machine to the date is 80,000. Cost 2 lakh, accumulated depreciation 80,000. Based on 5 years life using the straight line method, लाइफ उसकी 5 साल है। 2 साल पहले खरीदा है तो 2 लाख को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 40,000, और 2 सालों की accumulated depreciation आई। और आपको पेपर में ये accumulated depreciation वो खुद फाइंड करवा सकता है, ठीक है। जनाब जो एसिड हमने खरीदा, इसकी वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं, उसकी कॉस्ट है 2 लाख, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 80,000। ये गिवन होगा तो ठीक है, वरना फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद द मशीन कुड बी सोल्ड इन द मार्केट फॉर रुपीज 100,000, बट देयर वुड बी द डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज रुपीज 10,000। मतलब कहता है उसकी फेयर वैल्यू आज अगर हम मार्केट में उसको बेचने जाएं तो 1 लाख का बिक जाएगा, और उसकी जो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आएगी, ये एक इंफॉर्मेशन है, ये दूसरी इंफॉर्मेशन है। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आएगी वो 1,000 रुपए, ठीक होगी बात। कैश फ्लो फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मशीन आर एस्टिमेटेड टू बी रुपीज 50,000 फॉर द नेक्स्ट 2 years। 3 साल उसकी रिमेनिंग लाइफ है ना। ये वैल्यू इन यूज बिल्कुल वही है जो इम्पेयरमेंट में पड़ता है। हाँ, अगर तो ये लाइबिलिटी होगी तो वो कहेगा मेरी पेमेंट्स इतनी है, और अगर ये एसिड होगा वो कहेगा मेरा इनफ्लो इतना है। तो अल्टीमेटली करना हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड, ठीक है। और 40,000 लास्ट ईयर के अंदर कहता है रेलिवेंट डिस्काउंट रेट इज 10%, टू रिप्लेस द मशीन विद द न्यू वर्जन इज 2,20,000। ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ गई। कहता है कि अगर आप अपने एसिड को नए एसिड के साथ रिप्लेस करते हैं तो 2,20,000 में रिप्लेस होगा। और कैश फ्लो कितने हैं? ईयर 1 का 50,000, ईयर 2 का भी 50,000, ईयर 3 का 40,000, और डिस्काउंट रेट है 10%। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हमने पेपर में वो सवाल आएगा कि इस एसिड को मुझे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेजर करके दिखाओ, मुझे फेयर वैल्यू पे मेजर करके दिखाओ, मुझे फेयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेजर करके दिखाओ, मुझे वैल्यू इन यूज पे मेजर करके दिखाओ। हम चारों पे इस एसिड को मेजर करके दिखाते हैं। नंबर 1 हिस्टोरिकल कॉस्ट। मेरे भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? अगर एसिड है तो कॉस्ट लेस accumulated depreciation। खत्म हो गया, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्वेश्चन के अंदर आपको परचेज प्राइस बताई होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होंगे, तो उससे आपने उसकी कॉस्ट फाइंड कर लेनी है। और जितने सालों बाद वो कह रहा है उतने सालों की डेप्रिसिएशन ले लेनी है, तो माइनस कर देनी है। हमारा
सवाल हो गया, 1,20,000 उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर लायबिलिटी आ जाए, अगर लायबिलिटी आ जाए तो जितना लोन लिया था वो लिखेंगे, लेस जितना पे कर दिया वो लिखेंगे, और ये लायबिलिटी की हिस्टोरिकल कॉस्ट है अगर क्वेश्चन के अंदर लायबिलिटी के बारे में पूछा जाता तो। हिस्टोरिकल कॉस्ट भाई मेरे खत्म। फेयर वैल्यू, भाई फेयर वैल्यू क्वेश्चन पे जाए जरा, फेयर वैल्यू कितनी है? 1,00,000 फेयर वैल्यू है और डिसमेंटलिंग कॉस्ट 10,000 है। क्या फेयर वैल्यू में कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल या एक्विजिशन कॉस्ट लेते हैं या नहीं लेते? एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नहीं लेते, तो अब भी नहीं लेंगे। ₹100,000 बस फेयर वैल्यू आ गया। ये पहला पार्ट फेयर वैल्यू भी हो गया था। तीसरे नंबर पर वैल्यू इन यूज। हाँ जी, वैल्यू इन यूज में हम, मैं आपको परसेंटेज यहां से कॉपी कर लेते हैं। ये वैल्यू आप खुद कैलकुलेशन कर लेना, बल्कि मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर आप इसको देख लेना। वैल्यू इन यूज में किस तरह से हम लेते हैं, यहां पर ईयर्स ले लेना, 1 2 3 रिमेनिंग लाइफ, फिर उसके कैश फ्लो ले लेना, नेट कैश फ्लो। और जैसे इंपेयरमेंट लॉस की वैल्यू इन यूज फाइंड करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्ट वही तरीका। पहले साल 50,000, दूसरे साल 50,000, तीसरे साल 40,000। ठीक होगी बात? इसमें वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट 10,000 माइनस कर दी एक तरह से। अगर डायरेक्ट बताया होता तो डायरेक्ट अलग से ही माइनस कर देते, ठीक है। और डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा जी एट द रेट ऑफ 10%, 0.909। मैं इस उम्मीद से ये लिख रहा हूं कि ये आपको चीजें वैल्यू यूज फाइंड करनी आती, नहीं आती तो फिर एक दफा इंपेयरमेंट का जाकर देख लेना, तो फिर वो समझ लग जाएगी आप। 0.826, 0.751। ओके, फिर प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं। ये वैल्यू यहां से कॉपी कर लेते हैं, 45455, 45455, 41322, 41322, और 3030053, 30053। इसका टोटल कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू इन यूज 116,830, 116,830। अगर तो आप अपने इस एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखोगे तो 1,20,000, फेयर वैल्यू पे रखोगे तो 1,00,000, वैल्यू इन यूज पे रखोगे तो 1,16,830। अब आ गया जी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फॉरन आपकी यानी कंसंट्रेशन चाहिए। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है? 2,20,000। अक्सर स्टूडेंट ये लिखकर आ जाते हैं 2,20,000 ही है ना, हालांकि इसमें से हमने लेस करना है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी। इस रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर जब भी लिखेंगे तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब करंट मार्केट प्राइस नए एसेट की माइनस इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बिल्कुल वैसे ही इसको डेप्रिशिएट करना है जैसे आपका नॉर्मल एसेट हुआ हुआ है। जैसे 2,00,000 जितना डेप्रिशिएट हुआ हुआ है, हमने इसको भी उतना ही डेप्रिशिएट कर। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उसका होगा तो इसका भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा, उसका स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो इसका भी स्ट्रेट लाइन मेथड होगा। जितने सालों की डेप्रिसिएशन वहां आई हुई है उतने ही सालों की डेप्रिसिएशन यहां लिखनी है। तो करो जरा, 5,20,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 88,000 आ जाएगा। लो मेरे भाई, ये आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी हो गई। वैल्यू यहां से कॉपी कर लेते हैं, या यहां से दिखा देता हूं मैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट 1,20,000,
ये हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। द फेयर मार्केट वैल्यू इज 1 लाख विदाउट डिडक्टिंग, तो ये है, इसकी वैल्यू आ गई 1,16,830 और इसकी वैल्यू आ गई 1,32,000 बुक वैल्यू। क्योंकि बात, तो मेरे भाई आपके पास चार ही मेथड है, हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट वैल्यू। करंट वैल्यू में फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज और रिप्लेसमेंट। अगर इसका सवाल आ जाए तो ध्यान से संभाल लेना, ठीक है। तीन तीन बातें सबके अंदर है। हिस्टोरिकल कॉस्ट में एक्विजिशन वाली वैल्यू लेते हैं प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डिस्पोजल वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लेते और वो एक एंट्री वैल्यू, ठीक है। फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू होती है जनाब हमारे एसेट की, जो उस वक्त की मार्केट वैल्यू है पुराने एसेट की जो हमारे पास है, उसकी कोई भी ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट कोई भी नहीं लेते, ना एक्विजिशन वाली ना डिस्पोजल वाली, और वो एक एग्जिट वैल्यू होता है। करंट कॉस्ट, सॉरी वैल्यू इन यूज, एक मार्केट सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, और उसमें जो एक्विजिशन वाली करंट कॉस्ट है वो नहीं लेते, डिस्पोजल वाली लेते हैं, और वो भी एक एग्जिट वैल्यू होता है। लास्ट वन करंट कॉस्ट, हमने अगर एसेट को रिप्लेस करें तो कितने का रिप्लेस होगा, उसमें से उसको अक्यूमुलेटेड एक्शन लेकर माइनस भी कर देंगे। किस वैल्यू पे लिखना होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्विजिशन वाली लेनी है, डिस्पोजल वाली इग्नोर कर देनी है, और वो भी एक एंट्री वैल्यू है। लो मेरे भाई, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के दो फेज हो गए। पहला फेज मेरे ख्याल में आप एक दफा दोहराओगे, गो थ्रू करोगे, आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। और ये दूसरा फेज, एक फेज इसका सबसे इंपॉर्टेंट रह गया, वो चलो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। तो फिर इसके पास पेपर का एक लेक्चर मैं आपको शेयर करूंगा, तो ये 4 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे भाई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।